गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड में स्किल कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए कई साल पहले, तो जिसमें बैंकिंग अक्सर कॉमर्स स्ट्रीम के लोग स्टूडेंट्स लेते हैं। तो बैंकिंग में क्लास 12th में कई स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की कि कुछ टॉपिक्स को लेकर के कि बैंकिंग के ऊपर में वीडियो बनाई जाए। तो क्लास 12th में बैंकिंग में 6 यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट का पहला टॉपिक मैं आज आपके साथ इस वीडियो के द्वारा डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 1, एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक्स। एंसिलरी सर्विसेज, बैंक की दो तरह की सर्विस होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सर्विस तो होती है बैंक में रुपया जमा करना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को रुपया लोन के रूप में उधार देना। उसके साथ साथ बैंक अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी सेकेंडरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिसको हम एंसिलरी सर्विस के नाम से भी कहते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक आज का होगा सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल। सेफ कस्टडी, सेफ का मतलब सुरक्षित रखना, कस्टडी में रखना। बैंक में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, वैल्यूएबल गुड्स होते हैं, उनको बैंक में हम सेफ कस्टडी के रूप में रखते हैं। जैसे बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। फैसिलिटी ऑफ ए लॉकर इज वन टाइप ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल एग्जाम्पल। तो इसी टॉपिक को हम आज डिटेल में लेकर के चलते हैं। तो देखते हैं इसके आगे का पॉइंट। Bank offer the facility of safe custody of valuable to the public, though there is no obligation to accept the goods of the customer for safe custody. It is not a primary function of a bank. तो ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपको बताया गया बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है रुपया जमा करना कस्टमर का और ज़रूरत पड़ने पर कस्टमर को लोन के रूप में रुपया देना। तो बैंक ऑफर द फैसिलिटी ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल टू द पब्लिक, थ्रो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द गुड्स ऑफ द कस्टमर फॉर सेफ कस्टडी। इट इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक। तो यहाँ पर मेन पॉइंट दिया हुआ है नो ऑब्लिगेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द गुड्स ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब ये होता है कि बैंक की कोई प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बैंक के ऊपर में कोई भी कस्टमर प्रेशर नहीं बना सकता कि आप हमारे सामान को बैंक में रखिए। ये तो लॉकर की जो फैसिलिटी है, सेफ कस्टडी की जो फैसिलिटी है, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक ये फैसिलिटी किसी भी ग्राहक को दे सकता है। तो इसलिए कहा गया है नो ऑब्लिगेशन to accept the goods of the customer for safe custody. It is not a primary function of a bank. ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। आपको बता दिया गया ये बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है, एडिशनल फंक्शन है। रॉन्ग डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल्स kept with banker for safe custody to an unauthorized person is conversion, putting goods for one's own use. आप बैंक में सेफ कस्टडी में केवल वही सामान रख सकते हैं जिसकी ओनरशिप आपके पास है या जिसके आप ऑथराइज पर्सन हैं। कहने का मतलब ये है कि बैंक में कोई भी बैंक का कस्टमर जो उस गुड्स का अनऑथराइज पर्सन है, अनाधिकृत, अनऑथराइज, इसका मतलब ऑथराइज रूप से वो सामान पर कब्जा अपना नहीं रख सकता, तो ऐसे सामान को आप बैंक में सेफ कस्टडी के रूप में नहीं रख सकते। रॉन्ग डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल केप्ट विद बैंकर फॉर सेफ कस्टडी टू एन अनऑथराइज पर्सन इज कन्वर्जन, पुटिंग गुड्स फॉर वंस ओन यूज। जो आपके खुद के यूज करने का है, जिसमें आपका खुद का लीगल पोसेशन है, लीगल कब्जा है, उसी को आप बैंक के सेफ कस्टडी में रख सकते हैं। बैंक टेक चार्ज ऑफ गुड्स आर्टिकल सिक्योरिटी एज बेली, नॉट एज ट्रस्टी और एजेंट। यहाँ ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि बैंक जब इन गुड्स को आपसे ले लेती है और सेफ कस्टडी में रख देती है, तो क्या होता है यहाँ पर
तो जो बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन बनता है वो बेलर एंड बेली का बनता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है वो बेलर और बेली का बनता है, ना कि ट्रस्टी और एजेंट का बनता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ट्रस्टी और एजेंट के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं। यहाँ पर बैंक और कस्टमर के बीच में ना तो ट्रस्टी का संबंध होता है, ना कोई एजेंसी या एजेंट का संबंध होता है, बल्कि यहाँ पर संबंध बेलर एंड बेली का होता है। सिक्योरिटीज एज बेली नॉट एज ट्रस्टी और एजेंट। सिक्योरिटीज एज बेली नॉट एज ट्रस्टी और एजेंट। तो जो सिक्योरिटी रखी जाती है एज बेली माने बेली की तरह रखी जाती है, तो यहाँ पर हम बैंक को बेली बोल सकते हैं। नॉट एज ट्रस्टी और एजेंट, ना तो ट्रस्टी की तरह बैंक रखता है, ना वो एजेंट की तरह उस गुड्स को वहाँ रखता है। अब समझने वाली बात होगी कि ट्रस्ट में और एजेंट में और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है। ट्रस्ट एंड बेलमेंट गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए बेली टू बी हेल्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज अपॉन एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन दैट it will be redelivered to the bearer when the purpose has been carried out। इसका मतलब बेलमेंट में ये होता है कि जो गुड्स है वो डिलीवर किया जाता है किसको, बेली को। बेली का मतलब यहाँ पर बैंक को बेली बोला गया है। टू बी हेल्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, जो पर्पज होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखा जाता है, और जो पर्पज है वो हमारा टेम्पररी पर्पज होता है। अपॉन एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन, उसमें कोई कंडीशन हो भी सकती है। एक्सप्रेस का मतलब स्पष्ट रूप से है, इम्प्लाइड का मतलब है गर्भित का मतलब छिपी हुई। तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंडीशन भी हो सकती है। It will be redelivered to the bearer when the purpose has been carried out। जब पर्पज की पूर्ति हो जाती है, तो जिस पर्पज के लिए रखा गया उस पर्पज का पूरा होने के बाद में जो गुड्स है वो वापस लौटा दिया जाता है बेलर को। बेलर का मतलब है जो सामान रखने वाला है उसको सामान रिटर्न कर दिया जाता है, रीडेलीवर्ड। अब यहाँ समझने वाली बात है बेलमेंट और ट्रस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। बेलमेंट लिमिटेड टू पर्सनल चैटल। तो बेलमेंट में ये होता है कि लिमिटेड टू पर्सनल चैटल। पर्सनल चैटल का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली उसको हम बेलमेंट में नहीं रख सकते, क्योंकि बेलमेंट जो मूवेबल असेट होती है उसका ही बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रस्ट में ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, जितनी भी तरह की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टी को आप ट्रस्ट को दे सकते हैं। बेली नो फिड्यूशियरी ड्यूटी। इसमें क्या होता है, बेली की किसी भी फिड्यूशियरी ड्यूटी नहीं होती। फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कोई भी मॉनेटरी राइट्स। मॉनेटरी का मतलब होता है कि ऐसे की कोई प्रॉपर्टी है वो आपने एज ए बेलमेंट दे दी है, प्रॉपर्टी को वो बेच करके मनी में कन्वर्ट कर सकता है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं उसको फिड्यूशियरी ड्यूटीज़। यहाँ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बेली की फिड्यूशियरी ड्यूटी नहीं होती, लेकिन ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में फिड्यूशियरी ड्यूटीज होती है। यदि कोई प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दे दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रस्ट है वो संपत्ति का ओनरशिप प्राप्त कर लेता है, ओनर बन जाता है। तो जो प्रॉपर्टी है वो लीगल ओनरशिप ट्रस्टी की हो जाती है। ट्रस्ट को संपत्ति को बेचने का पूरा राइट है। मॉनेटरी राइट्स को हम फिड्यूशियरी ड्यूटीज बोलते हैं। बेलर लीगल ओनरशिप। तो बेलर की यहाँ पर लीगल ओनरशिप होती है बेलर की। बेलर का मतलब है सामान रखने वाले की। जो भी कस्टमर बैंक में गुड्स को रख रहा है तो गुड्स रखने वाले को हम यहाँ बेलर बोलते हैं, और बेलर के पास में लीगल ओनरशिप होती है। बेली स्पेशल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्टी लीगल ओनरशिप। ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट में जिसको आपने संपत्ति दे दी, ट्रस्ट को संपत्ति दे दी, तो ट्रस्ट को हम ट्रस्टी बोलते हैं और ट्रस्टी के पास लीगल ओनरशिप उसको मिल जाती है। बेली स्पेशल प्रॉपर्टी। तो बेली के पास में ये है कि कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी को यहाँ रखा जा सकता है,
और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी में यहाँ पर बोला जाएगा लीगल ओनरशिप। तो बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है यदि ट्रस्ट को आपने कोई संपत्ति दी, संपत्ति देने के बाद में उसमें जो बेनिफिशियरी होगा वो उसका लीगल मालिक बन जाएगा, लीगल ओनर बन जाएगा। अनऑथराइज सेल बाय बेली नो गुड टाइटल, यदि बेली जिसके पास गुड्स को रखा गया है उसको यदि वो सेल कर देता है, जबकि उसे किसी भी हालत में सेल करने का कोई राइट नहीं होता है। अनऑथराइज सेल बोलेंगे इसको। अनऑथराइज का मतलब होता है बिना परमिशन के, उसको किसी तरह का ऑथोरिटी नहीं थी, कोई राइट्स नहीं था, उसने वो असेट को सेल कर दी। तो सेल करने के बाद में जो बायर होगा उसको किसी भी तरह का कोई गुड टाइटल नहीं मिल पाएगा। अनऑथराइज सेल बाय ट्रस्टी टू बोनाफाइड परचेजर और गुड टाइटल, इसमें ट्रस्ट में क्या होता है, यदि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के द्वारा सेल कर दी जाए, चाहे वो अनऑथराइज तरीका से सेल कर दी जाए, तो परचेजर को अच्छा गुड टाइटल माने अच्छा स्वामित्व, लीगल ओनरशिप मिल जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस था बेलमेंट में और ट्रस्ट के बीच में। एजेंट एंड बेली, अब यहाँ पर मेन डिफरेंस समझने वाली बात यह है कि एजेंट में और बेली में क्या रिलेशन है। कभी कभी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो जाता है समझने को लेकर के, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, कि एजेंट और बेली के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते। तो सुनिएगा अब एजेंट कौन है। एन एजेंट मे नॉट हैव पोसेशन ऑफ एनी गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल। एन एजेंट मे नॉट हैव पोसेशन ऑफ एनी गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो एजेंट है उसके पास में माल की ओनरशिप नहीं होती है, माल का कब्जा तो होता है, उसके पास में ओनरशिप नहीं होती है। ओनरशिप जो होती है उसके प्रिंसिपल के पास होता है। प्रिंसिपल का मतलब जो मालिक है। जैसे कि कोई मान लीजिएगा कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मान लीजिएगा आपकी कार बनाने वाली कंपनी ली, टाटा कार बनाने वाली कंपनी है, तो टाटा कंपनी के पास में तो ओनरशिप हो गई टाटा के कार की, लेकिन उसमें क्या होता है, एजेंसी दी जाती है कि आपने गाड़ी कहाँ से खरीदी। आप अब टाटा कंपनी तो गाड़ी खरीदने जाएंगे नहीं, जैसे कि आपने कार खरीदी किसी एजेंसी से, तो जो एजेंसी है लेने वाला व्यक्ति वो एजेंट कहलाता है, तो उसे प्रॉपर्टी को बेचने का राइट होता है। एन एजेंट हैज डेट ऑथोरिटी, एजेंट इज ऑलरेडी एजेंट। तो एजेंट पहले से ही तय होता है कि हमारा एजेंट है। बेली, द बेली हैज पोसेशन ऑफ गुड्स ऑफ द बेलर। तो बेलर के गुड्स के ऊपर में कब्जा होता है, पोसेशन माने यहाँ पर कब्जे से, कब्जा होता है बेली का। और द बेली हैज नो पावर टू क्रिएट एनी कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। बेली के पास किसी भी तरीका का कोई पावर नहीं होता कि वो थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्टैक्ट कर सके, जबकि एजेंट के पास में माल को बेचने का अधिकार होता है। एजेंट आपके गुड्स को किसी भी कस्टमर को माल बेच सकता है, क्योंकि एजेंट इसी बात का एजेंट कहलाता है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ए बेली में एक्ट एजेंट। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस, कुछ निश्चित दशाओं में बेली जो है एजेंट के रूप में काम कर सकता है। इसका मतलब जो एजेंट के राइट होते हैं वो ही बेली के राइट बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मीनिंग ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनर ऑफ गुड्स मेक्स डिलीवरी ऑफ हिज गुड्स टू अनदर फॉर सम लिमिटेड पीरियड और पर्पज। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ गुड्स का जो ओनर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। किससे करता है? बेली से करता है। मेक डिलीवरी ऑफ हिज गुड्स टू अनदर फॉर सम लिमिटेड पीरियड और पर्पज। गुड्स की डिलीवरी वो किसी लिमिटेड पीरियड के लिए, सीमित समय के लिए या लिमिटेड पर्पज के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए करता है। बेलमेंट इज चेंज ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स। बेलमेंट इज चेंज ऑफ पोसेशन। चेंज ऑफ पोसेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है जो उसका पोजेशन है, जो उसका कब्जा है, वो गुड्स का कब्जा वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब वन हैंड टू अदर हैंड। नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। इसमें गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब जो गुड्स है वो तो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करने वाले ट्रांसफरर के पास में ही रहती है। एज इन सेल, जब हम किसी को सेल करते हैं तो सेल में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन बेलमेंट में सिर्फ गुड्स का जो पोजेशन है वो ही ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। इफ़ ए पर्सन गिव सम प्रॉपर्टी टू अनदर अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट डेट इट सेल बी रिटर्न टू हिम और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ।
इफ ए पर्सन गिव सम प्रॉपर्टी, यदि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी अदर व्यक्ति को देता है। इफ ए पर्सन गिव सम प्रॉपर्टी टू अनदर अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट डेट इट सेल बी रिटर्न टू हिम और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को दे दी और इस तरीक़ा से दी है कि जब वो पर्पज पूरा हो जाएगा तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करने वाले को वापस लौटा दी जाएगी, या ट्रांसफ़र करने वाले के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी देने वाला बेलर है उसके अकॉर्डिंग उसकी कहीं ना कहीं कोई भी व्यवस्था कर दी जाएगी। सोल्ड आउट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग इट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ए पर्सन हु डिलीवर्स हिज गुड्स टेम्परली टू अनदर, टेम्परली का मतलब ये है कि परमानेंट रूप से आपने सामान नहीं दिया कि सामान ये लो आप हमेशा के लिए अपने पास रख लो। इसका मतलब ये होता है कि सामान देने के बाद में वो सामान आपको कुछ समय के बाद में या पर्पज का पूरा हो जाने के बाद में जो सामान रखने वाला है उसको वो सामान वापस मिलता है। A person who deliver his goods temporarily or to another is called dead bearer, and a person to whom goods are temporarily delivered is called बेली। तो जो सामान रखने वाला है वो बेलर कहलाएगा, जो सामान रख लेने वाला है जिसके पास सामान रखा जाता है वो बेली कहलाएगा। द ट्रांजेक्शन बिटवीन दोज टू पार्टीज इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता है। अब जैसे कि बैंक के लिए हम समझें कि हमको कोई सामान अपना जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है उसको बैंक में रखना है, तो बैंक में जब हम रखने जाएंगे तो हम कहलाएंगे बेलर, और जब बैंक हमारे सामान को रखेगी अपने पास में इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो वो हमारे लिए कहलाएगी बेली, और हमारे और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट डेफिनेशन। Section 148 of Indian Contract Act defines bailment as the delivery of goods by one to another person for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. According to Section 148, तो पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बेलमेंट की डेफिनेशन आती है, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 148 डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी करता है वो बेलर कहलाता है। एंड द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली, और जिस व्यक्ति के पास में गुड्स दिया जाता है वो व्यक्ति बेली कहलाता है। एग्जाम्पल, मिस्टर जोहन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद मिस सोनी टू डिलीवर हर लैपटॉप टू हिम ऑन दिस कंडीशन दैट इट शेल बी रिटर्न टू हर आफ्टर 1 month। इन दिस एग्जाम्पल मिस्टर जोहन इज ए बेली, तो मिस्टर जोहन ने अपना लैपटॉप डिलीवर किया सोनी को इस शर्त पर कि कुछ समय के बाद में 1 महीने के बाद में वो उसको वापस लौटा देगा। तो मिस्टर जॉन इज ए बेली क्योंकि मिस्टर जॉन ने सामान रखा है। किसका सामान रखा है? मिस सोनी का। एंड मिस सोनी इज ए बेलर, तो मिस सोनी इज ए बेलर क्योंकि मिस सोनी ने अपना सामान रखा है, तो मिस सोनी बेलर कहलाएंगी और मिस्टर जॉन बेली कहलाएंगे। लैपटॉप जो है, लैपटॉप इज मूवेबल गुड्स, तो लैपटॉप इज गुड बेल्ड, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ये हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट। इट इज द बेसिक एसेंशियल फॉर द बेलमेंट। फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 parties इज नेसेसरी। कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और रिटन, इम्प्लाइड और एक्सपेक्ट। तो ये बेसिक एलिमेंट है बेलमेंट का कि गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए 2 पार्टियों के बीच में। अब जो 2 पार्टी के बीच में गुड्स की डिलीवरी है उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। ओरल का मतलब है हम बोल करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है स्पष्ट कर सकते हैं। इम्प्लाइड का मतलब होता है गर्भित। गर्भित का मतलब होता है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो समझने से ही हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट।
Movable property. It is the main feature of bailment that it is only for the movable property and not for the immovable property. तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है, ये मेन फीचर्स है बेलमेंट का कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती हो। नॉट फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बताई वो प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है गोल्ड, तो गोल्ड को इजीली आप सेफ कस्टडी में बैंक में जाकर के रख सकते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये सेफ कस्टडी के अकॉर्डिंग बैंक में नहीं जा सकती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक में एज ए सेफ कस्टडी नहीं रखा जा सकता। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो उसी को हम सेफ कस्टडी में बैंक में रख सकते हैं। नंबर 3, डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी डेट गुड्स शुड बी डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी इंक्लूड फिजिकल डिलीवरी, डिलीवरी और सिंबलिक डिलीवरी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो गुड्स है उसकी डिलीवरी होनी ज़रूरी है कि एक पर्सन से दूसरी पर्सन के पास में गुड्स की डिलीवरी हो जाए। तो डिलीवरी भी 3 तरीके होती है। गुड्स आर टू बी रिटर्न टू द बेलर विदाउट डिमांड अनलेस एग्रीड अदरवाइज। द सेम गुड्स एलोंग विद एनी एक्रिएशन, एग्जाम्पल बोनस शेयर्स, काफ बॉन्ड टू ए काउ। तो डिलीवरी का मतलब यहाँ पर ये कि एक हैंड से दूसरे हैंड के पास में गुड्स का जाना। तो डिलीवरी के 3 टाइप्स होते हैं, तीनों टाइप्स अभी हम आपको बताएंगे। द सेम गुड्स एलोंग विद एनी एक्रिएशन, यदि गुड्स आपने रखा, गुड्स में किसी भी तरीका का कोई ग्रोथ हो जाता है तो ग्रोथ के साथ में वो गुड्स आपको वापस करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में काव रखी थी कुछ समय के लिए किसी पर्सन के पास में, और फिर कुछ समय के बाद में जब आप उससे वापस ले रहे हैं काव को, रिटर्न ले रहे हैं, तो काव ने एक बछड़ा भी दे दिया, काव बोर्न टू ए काव। तो जब आप डिलीवरी रिटर्न लेंगे उनसे तो गाय और बछड़ा दोनों को एक साथ लेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ में गुड्स का वापस लिया जाना चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी के बारे में बताया था कि 3 तरह से गुड्स की डिलीवरी हो सकती है। नंबर 1 एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, इट टेक्स प्लेस व्हेन द गुड्स चेंज हैंड्स फिजिकली। एक जगह से दूसरी जगह जब आप फिजिकली गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो कहलाती है एक्चुअल डिलीवरी या फिजिकल डिलीवरी। मोस्टली डिलीवरी जो है इसी के फॉर्म में होती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इट टेक प्लेस व्हेन द गुड्स डू नॉट चेंज हैंड्स फिजिकली। जब कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली मूव नहीं होता, केवल ऑन डॉक्यूमेंटेशन में होता है, ऑन डॉक्यूमेंट में होता है, वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, व्हेन द गुड्स आर बल्की एंड इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। अब गुड्स कोई भारी सामान है, इसकी डिलीवरी नहीं हो सकती है, या गुड्स जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है जिसकी डिलीवरी अभी तुरंत नहीं हो सकती है, तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी, ये तो जो भी गुड्स से आपने लिया और सीधा सीधा फिजिकली दे दिया। सिंबॉलिक डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ ए रेलवे रिसिप्ट प्रॉपरली एंड्रोस्ड और डिलीवरी ऑफ द की ऑफ ए वेयर हाउस। जैसे कि किसी को आपको गोदाम पूरा ट्रांसफ़र करना है, गोदाम के अंदर जो सामान है वो पूरा सामान की सामान देना है, तो सामान जो है बल्कि है, बहुत भारी मात्रा में, ऐसी कंडीशन में आपने वेयर हाउस की की उसको दे दी, ये कहलाएगा सिंबॉलिक डिलीवरी। किसी को कार सुपुर्द करनी है तो आपने कार उठा के नहीं दी, कार की जो की है वो आपने दे दी, तो वो कहलाएगा सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी फॉर अटॉनमेंट, only an acknowledgement by the person in possession that he holds them on behalf of another। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे पर्सन के बेहाफ पर आपने कोई गुड्स अपने पास रखा है तो वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इस प्रकार से आपको ये बताया गया है कि डिलीवरी जो है 3 टाइप की होती है। नंबर 1 फिजिकल डिलीवरी, नंबर 2 सिंबॉलिक डिलीवरी, नंबर 3 कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पॉइंट नंबर 4 चेंज ऑफ possession। Bailment contract also brings change in the possession
ऑफ द गुड्स। चेंज ऑफ पोजेसन का मतलब ये होता है जैसे कि माल का कब्जा आपके पास है, तो जो माल का कब्जा है, माल का जो अधिग्रहण है, जो आपके पास माल रखा हुआ है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ की ओर जाना चाहिए। इसका मतलब वन हैंड टू अनदर हैंड ट्रांसफ़र होना जरूरी है, चेंज ऑफ पोजेसन। नंबर 5, टेम्पररी डिलीवरी। जो गुड्स की डिलीवरी है वो टेम्पररी होनी चाहिए। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स में नॉट बी फॉर द परमानेंट पर्पज। तो इसका जो पर्पज है वो परमानेंट नहीं होना चाहिए बल्कि अस्थायी होना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल दैट डिलीवरी मस्ट बी मेड फॉर द टेम्पररी पर्पज। इसके लिए ये अति आवश्यक है कि जो इसकी डिलीवरी होती है तो वो टेम्पररी पर्पज होनी चाहिए, गुड्स की जो डिलीवरी है। इसका मतलब ये कि जो सामान हमने बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेली को दिया है उसके उद्देश्य की पूर्ति के बाद में वो गुड्स हमको वापस मिल जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब यहाँ पर स्वामित्व होता है। तो ओनरशिप, राइट ऑफ ओनरशिप रिमेन विद बेलर। तो इसमें जो माल की ओनरशिप होती है वो बेलर के पास में रहती है। इसका मतलब इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। एंड इट डज नॉट चेंज बाय द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अदर पर्सन। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को आप गुड्स की डिलीवरी कर देते हैं तो ओनरशिप जो है गुड्स ट्रांसफ़र करने वाला जो बेलर होता है उसी के पास में रहती है, ओनरशिप इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती है। अब एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट करते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा कि आपके घर पर पंखा है, बिजली का पंखा, इलेक्ट्रिक फ़ैन, अब वो अचानक ख़राब हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ़ैन ख़राब हो जाने पर क्या होगा, उस पंखे को आपने मिस्त्री को बनाने को दिया और मिस्त्री ने पंखा बनाया। तो आपने जो पंखा दिया तो पंखा क्या है, फ़ैन क्या है, फ़ैन यहाँ पर हो गया मूवेबल गुड्स, और पंखा जो आपने दिया तो आप हो गए बेलर। आपने किसको दिया, आपने मिस्त्री को दिया, पंखा बनाने वाले व्यक्ति को दिया जो उसकी रिपेयरिंग करेगा, मेंटेनेंस वगैरह के लिए दिया आपने, तो वो व्यक्ति जो है बेली कहलाएगा। और जो यहाँ पर गुड्स मूवेबल हो गया वो पंखा हो गया। आपके और उस पंखा बनाने वाले व्यक्ति के बीच में, पंखा सही करने वाले व्यक्ति के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा। स्पेसिफिक पर्पज़ क्या हो गया, यहाँ पर टेम्पररी पर्पज़ ये हो गया कि पंखे को सही कराना, पंखे को रिपेयर कराना। इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करते हैं, तो इस तरीक़ा से बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर में हो सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए अक्सर आ जाता है। ड्यूटीज ऑफ बेलर, तो बेलर की क्या क्या ड्यूटीज है, बेलर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट्स। यदि आपने कोई गुड्स, मूवेबल गुड्स किसी के पास दिया है, किसी पर्सन को दिया है, तो उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट है, किसी भी तरह की कोई खराबी है, तो बेलर जो सामान रखने वाला है, जो सामान किसी दूसरे को हैंडओवर कर रहा है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि उस सामान के बारे में जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी कमियां हैं, वो बेली को बता दे। बेली का मतलब जिस पर्सन को आप दे रहे हैं उसके बारे में वो उसको डिस्क्लोज कर दे। इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट, ग्रेचुइटस का मतलब होता है स्वेच्छा से यदि कोई बेलमेंट किया गया है, द बेलर इज एक्सप्रेस टू डिस्क्लोज to the belly all the defect known to him and which would get in the way with the use of goods belt। तो जो भी सामान के बारे में, डिफेक्ट के बारे में बेलर जानता है, ओनर जानता है, और डिफेक्ट को वो बेली को बता दे, चाहे वो ग्रेचुइटस हो चाहे नॉन ग्रेचुइटस हो। ए नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट और बेलमेंट फॉर रिवार्ड हाउएवर carries a greater responsibility on the party of beller. He will be liable even if he was not in the know of the defect। इसका मतलब ये है कि 2 तरह के बेलमेंट होते हैं। ग्रेचुइटस का मतलब ये होता है कि आपने फ्री में ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो बेली है, सामान रखने वाला है, उसे कोई भी बदले में अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ये नॉन ग्रेचुइटस हुआ तो ऐसी कंडीशन में जो भी डिफेक्ट सामान रखने वाला जानता है तो उसे निश्चित ही वो सामान के डिफेक्ट को बेली को बताना होगा। एग्जाम्पल, ए लैंड्स ही हॉर्स विच ही नो टू बी फ्रिस्की। तो ए ने घोड़ा दिया है अपना बी को,
और ये जानता है कि जो घोड़ा है वो फ्रिस्की है। फ्रिस्की का मतलब होता है दुष्ट प्रकृति का है, जो किसी को अपने ऊपर नहीं बैठने देता। और फ्रिस्की टाइप में कहने का मतलब ये है कि उससे किसी भी तरह का खतरा बैली को हो सकता है। ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डेट द हॉर्स इज फ्रिस्की। अब वो ये डिस्क्लोज नहीं करता बी के सामने कि जो हॉर्स है उसका वो दुष्ट है, फ्रिस्की है। When बी ट्राई टू राइड इट, जब बी कोशिश करता है उसके ऊपर बैठने की, तो द हॉर्स थ्रोज हिम ऑफ इट्स बैक एंड बी इज इंजॉयड। तो क्या होता है, हॉर्स जो है तो बी को घायल कर देता है। तो ए इज रेस्पॉन्सिबल टू बी फॉर इंजुरी सस्टेन। तो बी की जो भी तरह इंजुरी हुई है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी यहाँ पर ए की होगी, बेलर की होगी। तो टॉपिक था हमारा डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट्स। जो भी फॉल्ट्स होंगे उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए बेलर के द्वारा बैली को। पॉइंट नंबर सेकंड, बेयरिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। द यूजुअल एंड द ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द गुड आर टू बी बोर्न बाय द बैली, बट इफ the need arises to meet with some expenses which are extraordinary, then it is the duty of the bearer to pay for it. तो यूजुअल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंस, जो भी गुड्स की ऑर्डिनरी एक्सपेंस हैं तो वो तो बेली को आप पे करेंगे, बोर्न बाय द बेली। बट इफ द नीड अराइजेस टू मीट विद सम एक्सपेंस विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे फॉर इट। यदि आवश्यकता पड़ती है, किसी तरीका का कोई नुकसान हो जाता है, तो ये बेलर की ड्यूटी है कि वो उसके लिए पेमेंट करेगा बेली को। ए लैंड्स हिज कार टू बी, ए ने अपनी कार बी को दी। बी पेज फॉर पेट्रोल, तो बी जब कार का यूज करेगा तो बी पेट्रोल का, टायर पंचर का, ये सारे खर्चे खुद भी करेगा, क्योंकि ये बी के लिए कहलाएंगे ऑर्डिनरी एक्सपेंस। कार का यूज कौन कर रहा है, कार का यूज बी कर रहा है, तो कार के जो भी मेंटेनेंस के खर्चे होंगे वो कौन फुलफिल करेगा, बी फुलफिल करेगा। बट इफ़ देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम like brake failure arises, then A will bear the repair charges। कहने का मतलब ये, यदि कोई एक बड़ी समस्या हो जाती है, जो भी गुड्स आपने डिलीवर किया और कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हैं, ऑर्डिनरी एक्सपेंस तो खुद वो बियर करेगा बेली, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होते हैं तो उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी बेलर की होती है। पॉइंट नंबर थर्ड, इंडेमनिफिकेशन। The belly will not suffer under any circumstances because of the dispute of the title of the beller's good. If the belly suffers, then it is the duty of the beller to indemnify or compensate the belly. Belly will not suffer under any circumstance। किसी भी परिस्थिति में बेली जो सामान रख लेने वाला है, जो सामान को अपने पास रख रहा है, वो यदि कॉन्ट्रैक्ट के बेलर के ओनरशिप में किसी भी तरीका का डिस्प्यूट हुआ तो उसमें जो भी एक्सपेंस होंगे वो कंपनसेट करेगा बेलर बेली को। ए फाउंड एन एंटिक पीस ऑफ ज्वेलरी एंड बेल्ड इट टू बी फॉर सेफ कीपिंग, सी द रियल ओनर। ए ने गुड्स जो है बी के पास में रखा। क्या गुड्स रखा है, बी के पास ज्वेलरी रखी है लीगली वो एक ही खुद की नहीं है, लेकिन बी के पास रखी है, बी के पास सेफ कीपिंग के लिए रखी हुई है। सी द रियल ओनर, थर्ड पार्टी सी है जो उस ज्वेलरी का रियल ओनर है। फाइंड आउट दैट बी हैज़ द ज्वेलरी एंड फिल्ड ए सूट अगेंस्ट बी, तो उसने बी के अगेंस्ट में कोर्ट केस कर दिया फॉर रिकवरी एंड कंपनसेशन। हेयर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए द बेलर टू इंडेमनीफाई बी द बेली। तो यहाँ पर एक ये ड्यूटी होगी, तो जो भी कंपनसेशन का एक्सपेंस है जो सी के द्वारा क्लेम किया गया है, ए अपने पास से बी को पे करेगा। तो टॉपिक था इंडेमनिफिकेशन। पॉइंट नंबर 4, इंडेमनीफाई द बेली। The bailor is bound to make good the loss suffered by the belly, that it is excess of the benefit actually derived, where he had delivered the goods gratuitously and compelled the belly to return them before the expiry of the period of bailment। indemnify का मतलब ये होता है कि इंडेमनीफाई में ये होता है कि किसी भी तरीका का कोई लॉस हुआ बेली के द्वारा, तो जो बेलर है उसकी भरपाई करेगा। तो द बेलर इज बाउंड टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द बेली, डेट इट इज एक्सेस ऑफ बेनिफिट एक्चुअली ड्राइव। जैसे कि मान लीजिएगा
जो बेली है उसको प्रॉफिट होता है 500 रुपीज़ का। उसको किसी भी बेलर के द्वारा जो गुड्स है वो टाइम से पहले वापस लेने पर उसे लॉस होता है 600 का। तो 100 रुपीज़ का जो लॉस हुआ 600 माइनस 500, 100 रुपीज़ का लॉस जो कंपनसेट करेगा बेलर बेली को। तो बेलर इज वांट टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द बेली डेट इट is in excess of the benefit actually derived where he had delivered the goods gratuitously and compelled the belly to return them before the expiry of the period of bailment bailment का जो निश्चित समय से पहले यदि बेलर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर करके अपने गुड्स को वापस लेता है तो जो भी इंडेमनीफाई होगी, जो भी क्षति होगी, उसकी पूर्ति बेलर के द्वारा बेली को की जाएगी। पॉइंट नंबर 5, टू क्लेम द बेल्ड गुड्स बैक। टू क्लेम द बेल्ड गुड्स बैक, तो जो भी गुड्स आपने रखा है उसको वापस लेने का आपका राइट है बेलर का। द बेलर हैज़ द ड्यूटी टू टेक बैक हिज गुड्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम और द फुलफिलमेंट of the purpose for which the goods was billed. In case the beller fails to claim back the good, it is his responsibility to compensate the belly for the expenses incurred because of the beller's delay. जैसे कि आपने सामान किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए रखा, स्पेसिफिक टाइम यदि पूरा हो जाता है तो वो सामान बेलर को बेली से रिकवर करना होगा, वापस लेना होगा। यदि बेलर उस सामान को टाइम पर नहीं लेता और जिससे कि डिले होता है तो जितना एक से डिले होगा उसका जो कंपनसेट है वो बेलर के द्वारा बेली को किया जाएगा। ए गेव हिज कार टू बी फॉर सर्विसिंग, बी टोल्ड ए टू कलेक्ट द कार आफ्टर ए वीक। एक सप्ताह बाद वो कार वापस ले सर्विस होने के बाद। ए डिड नॉट कम फॉर ए मंथ, एक महीने हो गए, ये नहीं आया लेने कार। बी हैज़ द राइट टू क्लेम फॉर द कंपनसेशन ऑफ द कार सेफ कीपिंग फ्रॉम ए। ए ने उस कार को अपने पास सुरक्षित रखा, तो जो अपने पास सुरक्षित रखने का जो भी खर्चा होगा तो बेलर पे करेगा बेली को, क्योंकि टू क्लेम द बेल्ड गुड्स बैक, क्योंकि जो गुड्स है वो वापस से लेना चाहिए था जो उसने वापस से नहीं लिया। ड्यूटीज ऑफ ए बेली, रीजनेबल केयर। द बेली इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज दे वर टू बी हिज ओन। तो जिस पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज ऑफ ए बेली, अभी हम टॉपिक ले रहे थे ड्यूटीज ऑफ ए बेलर, इसी प्रकार से कुछ जो ड्यूटीज है वो बेली की भी होती है। तो बेली की क्या ड्यूटी है? तो बेली की ड्यूटी है नंबर 1 पर रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सामान को किसी दूसरे पर्सन के पास में रख रहे हैं तो दूसरे पर्सन जो बेली है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस सामान की हिफाजत, उस सामान की सेफ्टी उसी प्रकार से रखे जिससे कि उसका खुद का सामान होता तो उसकी सेफ्टी जिस प्रकार से वो रखता। द बेली इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज दे वर टू बी हिज ओन। ही मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एज एन ऑर्डिनरी एंड प्रूडेंट मैन और साउंड माइंड, जिसमें एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने सामान की देखभाल जिस तरीका से करता है उसी प्रकार से बेली को भी दूसरे के सामान की हिफाजत या देखभाल करनी चाहिए। ए डिलीवर टू बी सर्टेन गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर सेफ कस्टडी, बी केप्ट द ऑर्नामेंट इन ए लॉक्ड सेफ एंड केप्ट द की इन द केस बॉक्स इन द सेम रूम। द रूम वॉज ऑन द ग्राउंड and was locked from outside and therefore was easily accessible to burglars. The ornaments were stolen. It was held that the bellies did not take responsible care and therefore was liable for the loss. क्योंकि जहाँ उसने की रखी, ऑर्नामेंट जहाँ रखा, उस रूम की जहाँ रखी थी, नॉर्मली वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी को लेकर के उसकी चोरी की जा सकती थी। ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि बेली ने सामान की हिफाजत ठीक तरीका से नहीं की। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, इफ देयर बी एनी अनऑथराइज्ड यूजेस ऑफ द बेल्ड गुड्स एंड देयर बी एनी डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ द अनऑथराइज्ड यूज, द बेली इज लायबल टू कंपनसेट द बेलर फॉर द सेम। यदि गुड्स को आपने अनऑथराइज तरीका से यूज किया है, अनऑथराइज तरीके से यूज होने पर यदि गुड्स में किसी तरह का कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की जो भरपाई होगी वो बेली के द्वारा की जाएगी। तो बेली कंपनसेट करेगा बेलर को। ए लैंड हिज कार टू बी फॉर ड्राइविंग, ए ने अपनी कार बी को ड्राइविंग के लिए दी, चलाने के लिए दी। बी गिव्स इट टू हिज सन सी, और बी ने अपनी कार, उस कार को अपने पुत्र सी को दे दिया, जबकि कार बी को दी गई थी चलाने के लिए, ना कि सी को दी गई थी। फॉर जॉय राइडिंग,
सी क्रैशेस द कार, कार का एक्सीडेंट हो गया। बी इज लाइबल टू कंपनसेट ए, तो जो भी कंपनसेशन है तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए को पे करेगा। ए हैड बेल्ट द कार टू बी, क्योंकि वो कार बी को दी गई थी चलाने के लिए, ना कि सी को दी गई थी, नॉट टू सी। पॉइंट नंबर 3, ड्यूटी ऑफ नॉट मिक्सिंग द गुड्स। तो यहाँ पर बेली की ये ड्यूटी होती है कि जो भी सामान उसके पास रखा गया है उस सामान को किसी वो अदर गुड्स के साथ या अपने किसी गुड्स के साथ में मिक्सअप ना करे। द बेली हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप हिज ओन गुड्स एंड द बेलर्स गुड्स सेपरेट। He should not mix the two without any prior permission of the beller, बिना बेलर की परमिशन के उसको मिक्स ना करे। But if any act for ignorance regarding the separation be done and the result of which be the in separation of the beller's goods, then it belly must compensate the beller for the loss incurred। यदि उसने अपने सामान के साथ में बेलर के गुड्स को मिला दिया है जिस कारण से बेलर को किसी भी तरीका का लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन में बेली कंपनसेट करेगा बेलर को। एग्जाम्पल के लिए, ए गिव्स बे ए सेक ऑफ बासमती राइस, बी मिक्सेज इट विद जनरल राइस। तो उसने एक बासमती चावल का बोरा दिया रखने के लिए उसने बी के पास में, और बी ने अपने साधारण चावल को बासमती चावल के साथ मिक्सअप कर दिया, मिला दिया। बी इज लाइबल टू कंपनसेट, तो यहाँ पर जो बेली है चावल रखने वाला है वो कंपनसेट करेगा ए को। फॉर इज लॉस एज द कॉस्ट ऑफ बासमती राइस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल राइस, क्योंकि एक साधारण चावल की कीमत बासमती चावल की कीमत में अंतर होता है। बासमती चावल की कीमत अत्यधिक होती है, साधारण चावल की कीमत बहुत सामान्य होती है। तो जो भी कंपन लॉस होगा वो कंपनसेट किया जाएगा बेली के द्वारा बेलर को। पॉइंट नंबर 4, रिटर्न द गुड्स। The belly must return or deliver the good upon the fulfillment of the purpose. If the belly retain the goods even after the lapse of the slated time period, then the belly is liable for any damage done. तो रिटर्न द गुड्स का मतलब ये है कि जो भी गुड्स बेलर के द्वारा बेली के पास रखा गया है टाइम पीरियड पूरे होने पर वो आपको वापस लौटाना होगा। टाइम निकलने के बाद भी यदि बेली के द्वारा गुड्स को रिटर्न नहीं किया जाता तो जो भी कंपनसेशन होगा बेली के द्वारा बेलर को पे किया जाएगा। ए गिव्स हिज डॉक्यूमेंट टू बी फॉर सेफ कीपिंग फॉर ए मंथ। ए ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ कागजात बी को रखने के लिए दिए 1 महीने के लिए। ए डज नॉट टेक इट बैक इवन आफ्टर 3 मंथ एंड नाइदर डज बी रिटर्न इट टू ए। द डॉक्यूमेंट आर बर्न्ड इन ए फायर। अब डॉक्यूमेंट ना तो ए लेने आया ना बी ने वापस किया, 3 महीने का समय निकल गया, जो डॉक्यूमेंट था वो आग से स्वाहा हो गए। बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एज इट वाज हिज ड्यूटी टू। तो बी की यहाँ पर ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सामान था उसकी उसे सही ढंग से हिफाजत करनी चाहिए। तो इसके कारण जो भी नेग्लिजेंसी हुई है उसमें जो भी लॉस हुआ है तो बेली के द्वारा वो बेलर को पे करना पड़ेगा। डिस्प्यूट टू हु इज द ओनर। If the belly has received the good from the beller, then he must return the good to the beller only. It does not matter if there is third person who claim the goods to be his. The belly has accepted good to be beller during bailment. The belly has no right to not re-deliver the good to the beller on grounds that the beller is not the real owner. यदि कोई सामान बेलर के द्वारा बेली के पास रखा गया, हु इज नॉट ए ओनर, जो बेलर मान लिएगा उस सामान का मालिक नहीं है, तो जब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो बेली को वो सामान बेलर को लौटाना होगा जो कि उसका मालिक नहीं है। यदि कोई भी थर्ड पर्सन उसका क्लेम करता है तो उसके लिए उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे अपना जो गुड्स है वो केवल बेलर को ही वापस लौटाना होगा। ए गिव्स हिज कार टू बी। ए ने कार दी है बी को। सी कम्स टू बी। अब सी आता है बी के पास जबकि कार उसे मिली हुई है ऐसे। एंड क्लेम द कार टू बी हिज। और वे क्लेम करता है कि कार उसकी है, बट बी इज रेस्पॉन्सिबल टू बार्ड ए। अब बी के पास कार किसके द्वारा रखी गई? बी के पास कार रखी गई ए के द्वारा। तो जो बी है वो रेस्पॉन्सिबल केवल ए के लिए होगा, चाहे सी उसके पास क्लेम कर रहा हो तो उसे कार ए को ही वापस करनी होगी। ए ओनली एज फॉर द पर्टिकुलर बेलमेंट, ए इज द बेलर एंड नॉट सी, क्योंकि यहाँ पर ए बेलर है ना कि सी। तो इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बेलर और बेली के बीच में ए एंड बी के बीच में हुआ है, ना कि ये सी के बीच में हुआ है। इस प्रकार से तो पहला टॉपिक बैंकिंग क्लास 12 यूनिट फर्स्ट सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स।
इसके जितने भी टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए गए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।